नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। और यहाँ पर हम कर रहे हैं बीएस नेगी बुक का क्विक रिवीजन, जो कि बीएस नेगी बुक का 5th एडिशन है। और इस बुक की सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं यूनिट 4 में, जो कि है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। और इस भौगोलिक परिचय के अंतर्गत हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है उत्तराखंड में कृषि व्यवस्था। तो कृषि व्यवस्था का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि उत्तराखंड में या भारत में किस तरीके से कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। इसके बाद कृषि विभाग की स्थापना हुई और साथ ही हमने देखा कि हमारे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस तरीके से कृषि के स्तर पर किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही हमने उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड को देखा, जिसके अंतर्गत हमने हमारे राज्य को एक जैविक कृषि राज्य बनाने के लिए जैविक कृषि एक्ट भी यहाँ पर लाया हुआ है। इसके साथ ही हमने देखा कि उत्तराखंड में जो कृषि जोतों का आकार है वो किस तरीके का है और सर्वाधिक क्षेत्रफल यहाँ पर सीमांत जोतों का है, ये हमने देखा। क्योंकि यहाँ पर अधिकतर भूमि कैसी है, पर्वतीय है, और यहाँ पर जो जोतें हैं कृषि की वो कैसी हैं, सीमांत हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम की भूमि जो है हमारे किसानों के पास में है। इसके साथ ही हमने कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को देखा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। साथ ही हमने सार पद्धति को देखा, जिसमें फसल चक्र प्रणाली है कि एक ही खेत पर हम अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल को उगाते हैं ताकि हमारी जो मृदा की उर्वरता है वो बनी रहे। और इसके साथ ही हमने देखा कि हम जो उत्तराखंड की बोलियां हैं, चाहे गढ़वाली बोली हो या कुमाऊनी बोली हो या जौनसारी बोली हो, उसके अंतर्गत हम किन टर्म्स का यूज़ करते हैं इन से संबंधित शब्दों के लिए। साथ ही हमने राज्य में मृदा को देखा, मिट्टी के प्रकार को देखा, और राज्य में जो मृदा है वो हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है, ये हमने पाया। और साथ ही हमने यहाँ पे कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, विशेषकर जो हमारा ICAR है उसने उत्तराखंड की मृदा को 8 प्रमुख भागों में बांटा हुआ है, तो वो प्रकार हमने देखे। मिट्टी से संबंधित जो टर्म्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्थानीय बोली में वो हमने देखे। साथ ही हमने देखा कि उत्तराखंड में जो कृषि भूमि है वो किस तरीके की कृषि भूमि है और कितने प्रकार की कृषि भूमि है। तो उत्तराखंड की कृषि भूमि को हमने पाया कि हमारे उत्तराखंड में जो कृषि भूमि है वो 3 प्रकार की है, मुख्यतः तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि और इजरान भूमि। इनको हमने अच्छे से पढ़ा। और इसके साथ ही हमने पढ़ा कि अन्य जो भूमियाँ जो हम उत्तराखंड के टर्म्स में यूज़ करते हैं तो वो भूमियाँ कौन सी हैं, उन्हें हमने देखा। और आज हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जो कृषि भूमि की चकबंदी है, यहाँ पे जो छोटी छोटी जोतें हैं, यहाँ पर उन जोतों को एकत्रीकरण करके उनका किस तरीके से यहाँ पे चकबंदी किया गया है उसको हम देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में जो प्रमुख खेती की जाती है कृषि व्यवस्था में, तो उत्तराखंड में किस प्रकार की खेती होती है इसे हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जो खेती से रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो टर्म्स कौन कौन से हैं, तो इन्हें हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्तराखंड कृषि भूमि के अंतर्गत उत्तराखंड में चकबंदी। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी छोटी कृषि जोतों का बिखराव पाया जाता है और जिन कृषि जोतों को एकत्रीकरण करके एक बड़ी जोत का निर्माण करना चकबंदी कहलाता है। जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है, तो सीढ़ीदार खेती होने के कारण यहाँ पर जो कृषि जोतें हैं वो क्या हैं, बिखराव है उनमें, वो छोटी छोटी जोतें हैं, तो उनका एकत्रीकरण किया जाता है और एक बड़ी जोत का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और उसको क्या कहते हैं, हम चकबंदी कहते हैं। चकबंदी से फ़ायदे क्या हैं, तो चकबंदी से फ़ायदे ये हैं, एक तो जो हमारी बिखरी हुई छोटी जोतें होती हैं वो जुड़ जाएंगी। दूसरा जो हमारा रास्ता है उसके अंतर्गत क्या होगा कि कृषि जोत बनेगी जो बड़ी और क्या होगी, व्यवस्थित होगी। और तीसरा है जो हमारे उत्पादन बढ़ाने में ये चकबंदी क्या होती हैं, सहायक होती हैं। चकबंदी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक आया था 2015 में। चकबंदी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार और व्यवस्था विधेयक आया 2015 में, तो राज्य विधानसभा में 22 जुलाई 2016 को पारित किया गया। और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हरिद्वार जनपद और उधमसिंह नगर में एक चकबंदी इकाई भी कार्यरत है। अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो इसमें हरिद्वार और उधमसिंह नगर में एक हमारी चकबंदी इकाई भी कार्यरत है। तो चकबंदी में हमारे पौड़ी के गणेश सिंह गरीब और उत्तरकाशी में यमुना घाटी के राजेंद्र सिंह रावत का एक अहम योगदान है। उत्तराखंड जोत चकबंदी अधिनियम 2016 एवं उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 प्रस्थापित की गई है। उत्तराखंड जोत चकबंदी अधिनियम आया था 2016 में और उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली आई 2020 में, जिसने हमारे जोत चकबंदी अधिनियम को प्रस्थापित किया।
उत्तराखंड में चकबंदी का उद्देश्य क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि जोतों का एकीकरण करना। जो यहाँ पर छोटी छोटी जोतें हैं ना, छोटे छोटे खेत हैं यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इनका एकीकरण करना ही चकबंदी का क्या है, मूल उद्देश्य है। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खेती की। राज्य में कितने प्रकार की खेती होती है और किस तरीके से की जाती है। तो राज्य में अनेक प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं। क्योंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है तो यहाँ पर अनेक प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं। पहला है समोच्च खेती। समोच्च खेती, इसे कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है। ऐसी खेती कम नमी वाली भूमि पर की जाती है। तो कंटूर फार्मिंग की जाती है यहाँ पर, जो कि कम नमी वाली भूमि पर की जाती है, जिसे हम समोच्च खेती कहते हैं। तो समोच्च खेती की क्या विशेषताएं हैं कि पहाड़ी ढलानों पर ढाल के समानांतर खेती की जाती है और मिट्टी का कटाव इस खेती पर क्या होता है, कम होता है, कम नमी वाली भूमि में उपयोगी होती है। समोच्च रेखाओं के अनुसार खेत बनाकर समोच्च खेती की जाती है और वर्षा जल को रोक कर भूमि में समाहित किया जाता है। समोच्च खेती में क्या होता है कि वर्षा का जब जल होता है ना, उसको रोक करके भूमि में समाहित किया जाता है, इससे मिट्टी का कटाव कम होता है और पहाड़ी ढलानों के ढाल के समानांतर ही खेती की जाती है। इसे कहते हैं हम कंटोर फार्मिंग या समोच्च खेती। और दूसरा है सीढ़ीदार खेती। अधिक ढाल वाली भूमि पर की जाने वाली खेती को सीढ़ीदार खेती कहते हैं, जिस पर आड़ी जुताई से कृषि की जाती है। और राज्य में सीढ़ीदार खेती जो है वो पर्वतीय जिलों में ही की जाती है। तो हमारे राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है, जिस पर आड़ी जुताई करके क्या होता है कि कृषि की जाती है। पहाड़ों को सीढ़ियों में काट कर खेती की जाती है। जो हमारी पहाड़ी है ना, उस पर टेरेस बनाए जाते हैं, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं और अत्यधिक ढाल वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। मिट्टी बहाव और जल क्षरण इससे कम होता है। जैसे आड़ी जुताई का क्या अर्थ है, आड़ी जुताई यानी कि ढलान के विपरीत दिशा में जुताई की जाती है, जिससे पानी रुकता है, बहता नहीं है और उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होता है। अगला है झूमिंग खेती। झूमिंग खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसके तहत किसी स्थान पर वनों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। एक स्थान पर क्या किया जाता है, वनों को साफ कर दिया जाता है और उस भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है और इस भूमि पर उर्वरता बने रहने तक खेती की जाती है। कि जब तक उस भूमि पर उर्वरता है, जब तक वहाँ पर अच्छी फसल हो रही है, अच्छी पैदावार हो रही है, तब तक हम उस भूमि पर क्या करेंगे, खेती करेंगे। झूमिंग कृषि भारत के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में प्रचलित है, जबकि राज्य की कुछ जनजातियाँ इस प्रकार की कृषि करती हैं। जो जंगल की भूमि है, उस भूमि को साफ करके उसको कृषि योग्य बनाया जाता है, वहाँ पर खेती की जाती है। और खेती कब तक की जाती है, जब तक उस भूमि में उर्वरता है, जब तक वहाँ पर अच्छी फसल हो रही है। जब वहाँ पर थोड़ी सी भी उसकी उर्वरता कम होती है तो उस खेती को छोड़ करके हम दूसरी तरफ यानी कि दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि के क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं हैं कि जंगल को साफ करके अस्थायी खेती की जाती है उस पर, यानी कि लंबे समय तक नहीं की जाती। जब तक उस खेती में, जब तक उस भूमि में उर्वरता है तभी तक की जाती है और कुछ वर्षों के बाद भूमि छोड़ दी जाती है। नई जगह खेती शुरू की जाती है और खेती का स्थान बदलते रहना ही स्थानांतरित कृषि की विशेषता है। और भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर एक नया क्षेत्र देख लिया जाता है और उस नए क्षेत्र पर खेती की जाती है। और झूमिंग खेती क्या है कि झूमिंग खेती स्थानांतरित कृषि का ही एक दूसरा नाम है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात करें तो झूमिंग कृषि वहाँ का एक मुख्य क्या है, क्षेत्र है। झूमिंग कृषि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, इन क्षेत्रों में, या जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जो जनजातीय कृषि प्रणाली जहाँ पर है, उन क्षेत्रों में झूमिंग खेती या स्थानांतरित कृषि की जाती है। और आगे हमें दे रखे हैं खेती बाड़ी से संबंधित कुछ शब्द जो कि स्थानीय बोली में प्रयुक्त होते हैं और इनके हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। अभी हम हाल के जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें देख रहे हैं कि जो हमारे पहाड़ी बोलियां हैं या पहाड़ी जो शब्द हैं उनके हिंदी में अर्थ पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं। अवड़ या ओड़ा। ओड़ा कहा जाता है दो खेतों की सीमा रेखा। हमने सुना भी होगा, ओड़ा शब्द यूज़ किया जाता है जो दो खेत होते हैं, दो परिवारों की ज़मीन होती है, तो उन दो अलग अलग परिवारों की ज़मीन के बीच में एक पत्थर जैसा कुछ रखा जाता है या एक लकड़ी जैसा कुछ रखा जाता है, तो उसे कहा जाता है ओड़ा, कि यहाँ से ये खेत दूसरे का है और यहाँ से ये खेत दूसरे का है। इस तरीके से ओड़ा शब्द का यूज़ किया जाता है। तो जो दो खेतों की सीमा रेखा होती है उसे ओड़ा कहा जाता है। कनाव, कनाव कहा जाता है ना, पहाड़ी शब्द में कनाव है कि कनाव की ज़मीन है, कनाव वाले खेत में गए हैं। तो कनाव होता है कि खेत का ऊपरी हिस्सा, कनाव यानी कि यह ऐसा खेत जो सबसे ऊपर है, तो उसे कहा जाता है कनाव।
और ईचाव, ईचाव कहा जाता है खेत का सबसे निचला हिस्सा, यानी कि कहते हैं ना कि कनाव में खेती करने गए या ईचाव में खेती करने गए, तो खेत का जो निचला हिस्सा होगा उसे ईचाव कहा जाएगा, और खेत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा उसे कनाव कहा जाएगा, कनाव। हिल, हिल कहा जाएगा कीचड़ की, हिल हो रहा, कहते हैं ना पहाड़ी में कि हिल हो रहा, हिल, तो हिल कहा जाता है कीचड़ को, कि कीचड़ हो रखा है वहाँ पर, पानी पानी हो रखा है, दलदला हो रखा है वहाँ पर, तो उसे कहते हैं हिल। सार या सारी, सार कहा जाता है खेतों का समूह को। तो हमने कभी अपने पहाड़ी लैंग्वेज में जब हम यूज़ करते हैं ना, कि कहते हैं कि कहाँ गए थे, कि आप खेतों में कहाँ गए थे, वो कहते हैं कि सार में गए थे, हम सारी में गए थे। तो सारी होता है जहाँ पर खेतों का समूह होता है, यानी कि पूरे गाँव की जहाँ पर ज़मीन होती है ना, अलग 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 खेत बटे होते हैं लोगों के, तो उसे सार या सारी कहा जाता है। और अगला है रोपणी या रोपे, रोपणी या रोपे कहा जाता है ना, कि धान की रोपाई जब करा जाता है तो उसे कहा जाता है कि रोपे या रोपणी, कि हम रोपणी करने गए थे, या रोपा करन जारची, रोपा करन जारची ऐसे बोलते हैं ना, तो रोपाई या धान कहा जाता है उसको। ग्योसार, ग्योसार होता है खेत का वह समूह जहाँ गेहूँ बोया जाता है। सार का मतलब तो खेतों का समूह हो गया, तो वो सार जहाँ पर गेहूँ को पहाड़ी में गेहूँ कहा जाता है, मतलब हम कुमाऊनी में तो इसमें गेहूँ ही बोलते हैं, तो गेहूँ को कहा जाता है ग्यूं। ग्यूं सार, सार का मतलब है खेतों का समूह, तो ग्यूसार का मतलब है खेत का वह समूह जहाँ गेहूँ बोया जाता है। तो सारे जो गांव है, गांव का एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर सब लोग उस ज़मीन पर या उन खेतों पर गेहूँ ही बोते हैं, तो उन्हें ग्यूसार कहा जाता है। बिन या बिजवाण, बिन या बिजवाण कहा जाता है रोपाई हेतु धान की पौध। जब हम धान की रोपाई करते हैं, तो धान की रोपाई करने के लिए धान इकट्ठा होता है हमारे पास, उसको कहते हैं बिन, कि धान की बुआई करने के लिए जो पौध होती है ना उसे बिन कहा जाता है, बिन या बिजवाण कहा जाता है। बिन हमने सुना भी होगा कि गेहूं का बिन, धान का बिन, मड़वे का बिन, तो उन सभी को बिन कहा जाता है जो रोपाई करने के लिए यूज़ होता है। भेड़, भेड़ होता है सीढ़ीदार खेती की अस्थायी दीवार। भेड़ला, हमने सुना है कि भेड़ला, भेड़ला मतलब दीवार, भेड़ मतलब दीवार होता है। अगर पहाड़ी लैंग्वेज में, कुमाऊनी लैंग्वेज में बताऊँ तो भेड़ का मतलब एक दीवार होता है। तो सीढ़ीदार खेत की अस्थायी दीवार, और हमने देखा कि पहाड़ों में सारे खेत हमारे सीढ़ीदार होते हैं, हमारे घर भी सीढ़ीदार खेतों पर ही बने होते हैं कहीं ना कहीं। तो सीढ़ीदार खेतों की एक अस्थायी दीवार जो है ना उसे भेड़ कहा जाता है। बाड़ या बाड़ी या संगवाड़ी, बाड़, बाड़ी और संगवाड़ी, तो घर के समीप की भूमि जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। तो हमारा घर है जैसे, तो घर के आसपास की जो भूमि होती है जिसमें हमने पुदीन हरा, धनिया, चटनी के लिए टमाटर, तो ये सारी चीज़ बोई होती हैं, तो बाड़, बाड़ी या संगवाड़ी कहा जाता है। या मिर्च, हरी मिर्च, ये सब बोया होता है। अगला है कूल या अगूल, तो सिंचाई हेतु बनाई गई अस्थायी नाली। जैसे हम खेत में आलू बोते हैं, आपने देखा होगा, तो आलू बोने के बाद क्या किया जाता है, उसके जो ऊपरी तरफ है, सीढ़ीदार खेत की जो किनारे वाली साइड है, ऊपर के किनारे की जो साइड है, वहाँ पर एक गूल सी खींची जाती है, एक लाइन सी खींची जाती है। किसके लिए? उसको कूल या गूल कहा जाता है, कि गूल बना दो यहाँ पर, ताकि क्या होगा, पानी जब आएगा तो अस्थायी एक नाली सी बनेगी और पानी वहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा। जब उसके लिए एक कूल या गूल बनाई जाती है तो उसे कहते हैं एक अस्थायी नाली, कूल या गूल। तो खेती बाड़ी से संबंधित शब्दों को भी हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। उत्तराखंड की प्रमुख फसलों को देखते हैं। वर्तमान राज्य में कुल क्षेत्रफल के 13.97%, लगभग 14% भाग पर कृषि की जाती है, और गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं में कृषि भूमि अधिक उपजाऊ है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,583 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्षेत्रफल में से जो 14% का भाग है, इस भाग पर कृषि की जाती है। और हमें पता है कि हमारा राज्य 2 मंडलों में विभाजित है, तो गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। और राज्य की प्रमुख फसलें देखें तो जैसे गेहूं, धान, गन्ना, मंडुवा, ये सब राज्य की प्रमुख फसलों में आती हैं। धान, मक्का, मंडुवा, झंगोरा राज्य की खरीफ ऋतु की फसलें हैं। तो खरीफ ऋतु में कौन कौन सी फसलें हैं हमारी? धान है, मक्का है, मंडुवा है, झंगोरा है। और खरीफ खरीद सत्र 2022-23 से राज्य में प्रथम बार मंडुवा की खरीद की गई है। मंडुवा जो है वो हमारे मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। तो खरीफ खरीद के सत्र में 2022-23 से राज्य में पहली बार मंडुवा की भी खरीद की गई है। अब देखते हैं गेहूं को। गेहूं राज्य की एक प्रमुख फसल है जो लगभग 29% भाग पर बोई जाती है। राज्य के 29% भाग पर क्या है, गेहूं बोई जाती है। और राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा जो राज्य में खेती होती है वो गेहूं की जाती है।
दूसरा है धान। राज्य में दूसरी प्रमुख फसल धान है, जो उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 27% भाग में बोई जाती है। राज्य में जितनी कृषि भूमि है उसके लगभग 27% भाग पर क्या बोई जाती है, हमारी धान बोई जाती है। और राज्य की कुल कृषि भूमि के 29% भाग पर गेहूँ बोया जाता है। उत्तरकाशी का हर्षिल क्षेत्र पतली छिलके वाली राजमा के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ की जो रामसिराई घाटी है वो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी में हमारा लाल चावल होता है, तो रामसिराई घाटी है उत्तरकाशी में, वो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी जनपद में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के लिए चुना गया है। तो उत्पादित जो यहाँ पर लाल चावल होता है इसको केंद्र सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए चुना गया है, और केंद्र सरकार के द्वारा 2025-26 के लिए खरीफ फसल के अंतर्गत जो धान है उसके लिए जो MSP है वो 2369 रुपये प्रति कुंतल करने की घोषणा भी की गई है। और MSP क्या होता है? MSP होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP वह है जो केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए लाभकारी समझी जाने वाली किसी भी फसल के लिए निर्धारित किया जाता है एक मूल्य, तो वो MSP कहलाता है। और MSP का जो उपयोग है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है किसानों को कृषि की कीमतों में भारी गिरावट से बचाने के लिए एक बीमा के कवर के रूप में दिया जाता है। तो ये होता है हमारा MSP। तो धान के लिए MSP निर्धारित किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 2369 रुपये प्रति क्विंटल। अब देखते हैं हम फसलों को और उनकी MSP जो 2024-25 में निर्धारित की गई थी वो देखते हैं। मडुआ के लिए MSP थी 4290 रुपये प्रति क्विंटल, और गेहूं के लिए थी 2425 रुपये प्रति क्विंटल, और धान के लिए थी 2320 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये जो फसल की MSP है ये 2024-25 में निर्धारित की गई थी। अगली फसल है हमारी गन्ना। राज्य में तीसरी मुख्य फसल गन्ना है, जो नकदी फसल है और जो लगभग 10% भाग पर बोई जाती है। यह राज्य की सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली नकदी फसल है। यह 10% के भाग में बोई जाती है और सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली नकदी फसल है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो जिले हैं हमारे वो है उधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। राज्य के जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं वो है उधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, और सर्वाधिक गन्ने का जो उत्पादन होता है वो उधमसिंह नगर में किया जाता है। दूसरा है हमारा मोटा अनाज। मोटा अनाज के अंतर्गत ना हमारे बहुत सारे अनाज आते हैं, जैसे मडुआ है, झंगोरा है, कोदा है, ज्वार है, बाजरा है। इन सबको हम मोटे अनाज के अंतर्गत रखते हैं। राज्य में मोटे अनाजों में ज्वार व बाजरा उगाया जाता है, और राज्य में लघु मोटे अनाजों में मडुआ, झंगोरा, कोदा ये सभी आते हैं। तो मोटे अनाज में भी एक होते हैं मोटे अनाज और एक होते हैं लघु मोटे अनाज। मडुआ राज्य में सर्वाधिक मोटे अनाजों में बोई जाने वाली फसल है। हम देखते हैं कि मडुए का जो उत्पादन है ना वो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी किया जाता है, जो कुल बोए गए क्षेत्रफल का 7% है। और उत्तराखंड में झंगोरा की खेती अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ये मडुआ है, झंगोरा है, कोदा है, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर बोए जाते हैं। झंगोरा और कोदा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ ऋतु की फसल है, और झंगोरा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ की फसल है। जो झंगोरा है ये पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, खरीफ ऋतु की फसल है, जिसे कहा जाता है $1 बिलियन ग्रास। $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है, क्योंकि ये जब बाहर जाता है ना विदेशों में तो इसकी काफ़ी वहाँ पर डिमांड होती है और काफ़ी महंगा भी बिकता है। राज्य में उत्पादित मडुआ या रागी को स्थानीय भाषा में कोदा कहा जाता है। जो हमारे मडुआ है जिसे रागी का नाम भी दिया जाता है, तो इसे स्थानीय भाषा में कोदा कहा जाता है, जिसकी मांग जापान में बहुतायत होती है कि जापान इसका काफ़ी क्या करता है, आयात करता है। राज्य के पर्वतीय भागों में मडुआ की खेती की जाती है। हमने देखा था कि पर्वतीय इलाकों में ही जो हमारे मडुआ है, हमारा झंगोरा है, इन सब की खेती की जाती है। ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है इनकी खेती। और अगला है उत्तराखंड मिलेट मिशन। उत्तराखंड मिलेट मिशन शुरू कर रखा था हमारे मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए। इस योजना की घोषणा 16 फरवरी 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि पारंपरिक और मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। झंगोरा एवं मडुआ को मिड डे मील योजना में शामिल भी किया गया था। जो हमारी मिड डे मील योजना चल रही है, जो कि स्कूलों में हम दिन में बच्चों को खाना देते हैं, तो जो हमारे मोटे अनाज हैं इसके अंतर्गत झंगोरा और मडुआ को मिड डे मील योजना में भी शामिल किया गया था। और उत्तराखंड मिलेट मिशन की जो शुरुआत है वो हुई थी 16 फरवरी 2023 को। राज्य में मडुआ, झंगोरा जैसे मोटे और पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को ₹1 प्रति किलो की दर से मडुआ प्रदान किया जाता है। जो हमारे पारंपरिक अनाज है ना, इनको बढ़ावा देने के लिए जो हमारे राज्य में अंत्योदय कार्ड धारक हैं, इनको ₹1 प्रति किलो की दर से मडुआ प्रदान किया जाता है। दूसरा है मक्का।
उत्तराखंड में मक्का उत्पादक प्रमुख ज़िले हमारे हैं देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल। ये सब हमारे राज्य में मक्का उत्पादक के प्रमुख ज़िले हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 25-26 के लिए खरीफ फसल के अंतर्गत जो मक्का है, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी जो MSP निर्धारित कर रखी थी वो थी 2400 रुपये प्रति कुंतल। तो केंद्र सरकार ने मक्का के लिए जो MSP निर्धारित की 2400 रुपये प्रति कुंतल थी, कब? वर्ष 2025-26 के लिए, जो कि खरीफ फसल के अंतर्गत आता है मक्का। अगला है दलहन फसलें। तो दलहन में जो राज्य में सर्वाधिक दलहन कृषि होती है वो गहत की होती है, उड़द की होती है और राजमा की होती है। राजमा को भी हम दलहन के अंतर्गत रखते हैं। गहत, उड़द और राजमा की कृषि होती है। और रबी के मौसम में जो उत्पादित दलहन है वो है मटर, मसूर, चना, ये सब रबी के मौसम में उत्पादित होते हैं। और खरीफ के मौसम में जो उत्पादित दलहन होती है वो होती है अरहर, गहत, उड़द, लोबिया, सोयाबीन। जो हमारी दलहन फसलें हैं ना, इसमें मुख्यतः हम दालों को रखते हैं। तो इसमें कुछ दालें हैं जो रबी के मौसम में होती हैं और कुछ दालें हैं जो खरीफ के मौसम में उत्पादित होती हैं। तो रबी के मौसम में होता है मटर, मसूर, चना, ये सब। और खरीफ के मौसम में होता है अरहर, गहत, उड़द, लोबिया, सोयाबीन। ये सब खरीफ के मौसम में उत्पादित होता है। आगे है तिलहनी फसलें। तो तिलहनी फसलें हैं जिसमें 11 प्रमुख तिलहनी फसलें हमारे राज्य में पैदा होती हैं। तो 11 फसलें हैं जिसमें 9 तिलहनी फसलें ऐसी हैं जो मौसमी फसलों के रूप में राज्य में किसानों के द्वारा बोई जाती हैं। सूरजमुखी, भंग-जीरा और तिल की फसलें ऐसी हैं जो खरीफ की फसलें हैं। सूरजमुखी, भंग-जीरा और तिल की फसलें। तिल जो है ये तिलहनी के फसलों के रूप में आते हैं और ये खरीफ की फसलें हैं, यानी कि खरीफ के मौसम में होती हैं। जखिया नामक खाद्य पदार्थ का प्रयोग दाल में तड़के के रूप में किया जाता है। हम देखते हैं ना कि जब हम कोई भी खाना बनाते हैं तो जखिया नाम के एक छोटे छोटे दाने होते हैं, उसके ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के दाने, तो उनको हम दाल में तड़के के रूप में यूज़ करते हैं। शैवाल की खेती के लिए राज्य सरकार ने इजरायली कंपनी से समझौता किया है। और शैवाल की खेती भी की जाती है यहाँ पर, जिसमें हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है उसने इजराइल की किसी कंपनी से समझौता भी किया हुआ है। और अगला है मसाला उत्पादन। अदरक गतिविधि परियोजना का संचालन चंपावत में किया जा रहा है और राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची, इन सब की खेती की जाती है। तो हमारे राज्य में अदरक गतिविधि परियोजना चल रही है जो कि चंपावत में चल रही है। और राज्य में अगर मसालों की बात करें तो हमारे राज्य में हल्दी भी होता है, अदरक भी होता है, मिर्च भी होता है, लहसुन भी होता है, धनिया भी होता है, बड़ी इलायची भी होती है। इन सब की खेती हमारे राज्य में की जाती है, चाहे वो छोटे लेवल पर की जाती हो या बड़े लेवल पर की जाती हो, पर की जाती है। राज्य में मसालों के अंतर्गत प्रथम स्थान पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी और तीसरे स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है। और राज्य में फरण नाम का एक मसाला होता है। फरण क्या होता है? एक प्रकार का एक मसाला होता है। तो मसाला उत्पादन में राज्य में पहला स्थान है अदरक का, दूसरा है हल्दी का और तीसरा स्थान है लहसुन का। और अब देखते हैं राज्य में फल उत्पादन को। तो फल उत्पादन में सबसे पहले हम देखेंगे सेब का उत्पादन। राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी में होता है। इसके बाद क्रमशः नैनीताल, देहरादून, चमोली और टिहरी, इन जिलों में सेब का उत्पादन किया जाता है। और राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से और अन्य राज्यों में यह हिमाचली सेब के नाम से बिकता है। तो राज्य का जो उत्तराखंड राज्य का सेब है, इसको दिल्ली में बेचा जाता है न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से और अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से उत्तराखंड राज्य का जो सेब है ये बिकता है। राज्य में सेब का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मिशन एप्पल चलाया जा रहा है और इसके तहत उच्च उत्पादन क्षमता वाली उन्नत प्रजातियां, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था और तकनीकी अपनाने पर बल दिया जा रहा है कि हम सेब के उत्पादन की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाएं। और इसके लिए हमने चला रखा है मिशन एप्पल। मिशन एप्पल के तहत हम उच्च उत्पादन क्षमता वाली जो उन्नत प्रजातियां हैं उनके उपयोग को, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को और तकनीकी को, टेक्नोलॉजी को अपनाने पर बल दे रहे हैं। और जो भी हमारे उद्यानपति हैं उनको राज्य सहायता द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड में सेब का पहला बाग हर्षिल क्षेत्र यानी कि उत्तरकाशी में लगाया गया था। और राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत सेब की नवीनतम स्पर प्रजातियों के रोपण को भी बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है कि सेब की हम प्रजातियों को बढ़ाएं, जिससे जलवायु परिवर्तन के कारण जो सेब की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं ना, उसके लिए हमने स्पर प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा दिया है इसमें। और दूसरा है हमारा लीची का उत्पादन। तो लीची उत्पादन में देहरादून जनपद का अग्रणी स्थान है। भारत सरकार द्वारा देहरादून को लीची निर्यात के जोन में रखा गया है और देहरादून के अतिरिक्त नैनीताल, उधमसिंह नगर में भी लीची का उत्पादन होता है। तो लीची उत्पादन में जो जनपद है हमारा देहरादून, वो अग्रणी स्थान पर है। और इसके बाद जो लीची का उत्पादन है वो हमारे नैनीताल और उधमसिंह नगर में भी होता है।
और अगला है संतरा व नींबू का उत्पादन। तो संतरा एवं नींबू एक ही वंश के पौधे होते हैं। इनकी खेती नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून इन सभी जिलों में की जाती है। देशी नागपुरी, लड्डू, एम्पदर ये सभी संतरे की प्रजातियां हैं। हमने लगभग देखा है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में संतरा और नींबू बहुतायत में पाया जाता है। तो ये जो हैं एक ही वंश के पौधे होते हैं, संतरा का हो या नींबू का हो या मौसमी का हो। तो नैनीताल, अल्मोड़ा और देहरादून जिलों में जो संतरा नींबू की जो पौधे हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है अखरोट का उत्पादन। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वॉलनट मिशन भी चलाया गया है और पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल आदि जनपदों में अखरोट के वृक्ष भी मिलते हैं। और अगला है नाशपाती का उत्पादन। नाशपाती का उत्पादन नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, चमोली इन सभी जिलों में किया जाता है। अगला है भमोरा। भमोरा फल उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे हिमालयन स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जाना जाता है। भमोरा का फल हमने देखा होगा ना, भमोरा उसे कहते हैं, उसके बाहरी जो छिलका होता है ना उसमें कांटे से लगे होते हैं। तो भमोरा को क्या कहा जाता है? हिमालयन स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। यह फल पोषण से भरपूर और औषधीय गुणों से युक्त होता है। और अगला है ड्रैगन फ्रूट। तो राज्य में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट हेतु 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती अच्छी हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा बिकता है, विदेशों में जाता है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अगला है कीवी का उत्पादन। तो राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और चंपावत में किया जा रहा है। कीवी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चल रही है, जो कि हमारे चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और चंपावत जनपद में चल रही है। और राज्य में हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में कीवी के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसमें आगे हम देखेंगे सब्जी का उत्पादन। तो राज्य में सब्जी का उत्पादन क्या क्या है और इसमें कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन राज्य में किया जाता है, ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले है आलू का उत्पादन। तो राज्य में आलू मुख्यतः 2 मौसमों में, रबी और खरीफ में उत्पादित किया जाता है। रबी की फसल में भी आलू का उत्पादन होता है और खरीफ की फसल में भी आलू का उत्पादन किया जाता है। जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर रबी के मौसम में आलू का उत्पादन होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में आलू का उत्पादन होता है। तो मैदानी क्षेत्र में रबी के मौसम में और पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में आलू का उत्पादन किया जाता है। और राज्य में उत्पादित जो मुख्य सब्जी है वो पहाड़ी आलू है। पहाड़ी आलू यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जिस आलू का उत्पादन होता है खरीफ के मौसम में, उसे पहाड़ी आलू कहा जाता है। तो राज्य में 2 प्रकार के आलू होते हैं, एक होता है रबी के मौसम में और एक होता है खरीफ के मौसम में। अगला है गडेरी का उत्पादन। गडेरी उत्तराखंड की एक लोकप्रिय सब्जी है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से उगाई जाती है। यह एक कंद सब्जी होती है। इसकी सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ ही फाइबर, विटामिन और खनिज तत्वों से भी भरपूर होती है। जो गडेरी होती है ना, तो गडेरी की सब्जी होती है, एक कंद सब्जी होती है। ये दिखने में कैसी होती है? आलू की तरह होती है। और ये क्या होती है? इसमें फाइबर होते हैं, विटामिन होते हैं और खनिज तत्वों से भरपूर होती है। तो गडेरी जो है वो उत्तराखंड की एक लोकप्रिय सब्जी है और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से उगाई जाती है। अगला है मशरूम का उत्पादन। राज्य में मशरूम उत्पादन के लिए कुमाऊं मंडल में नैनीताल जनपद के जोलीकोट तथा भवाली में एक कंपोस्ट इकाइयां भी स्थापित की गई हैं। तो मशरूम उत्पादन के लिए जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है, इसमें जोलीकोट और भवाली में, यानी कि नैनीताल के जनपद में जोलीकोट और भवाली में एक कंपोस्ट इकाई स्थापित कर रखी है। और गढ़वाल मंडल में देहरादून जनपद के शंकरपुर यानी कि सहसपुर में एक कंपोस्ट इकाई स्थापित की है। मशरूम उत्पादन को राज्य में काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके तहत कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद में और गढ़वाल मंडल के देहरादून जनपद में एक कंपोस्ट इकाइयाँ स्थापित कर रखी हैं। और अगला है हमारा चाय का उत्पादन। तो चाय बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे उत्तराखंड में और काफ़ी ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, चाय उत्पादन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमने पिछले वर्षों में देखे हैं। तो इसे देखते हैं। राज्य में चाय उत्पादन सर्वप्रथम 1830 से प्रारंभ हुआ था और गढ़वाल क्षेत्र के गडोली नामक स्थान पर, पौड़ी गढ़वाल जनपद है, यहाँ पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और वर्तमान में राज्य के 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अगर राज्य में चाय का उत्पादन देखें तो सबसे पहले जो चाय का उत्पादन हुआ था वो हुआ था 1830 में। और गढ़वाल क्षेत्र में जो पौड़ी जनपद है, यहाँ के गडोली नाम के स्थान पर 1843 में सबसे पहले चाय की फैक्ट्री को स्थापित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और अगर वर्तमान में देखें तो राज्य के 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और राज्य में अंग्रेज़ों द्वारा चाय का बीज चीन से मंगवाया गया था। जब स्टार्टिंग में यहाँ पर चाय का रोपण हुआ था या चाय की खेती शुरू हुई थी, तो यहाँ पर चीन से उसका बीज मंगवाया गया था।
राज्य गठन के बाद राज्य की पहली चाय फैक्ट्री उत्तरांचल चाय फैक्ट्री के नाम से स्थापित की गई थी। और जो चाय है वो आर्द्र एवं उष्ण जलवायु का पौधा है। आर्द्र और उष्ण जलवायु में पैदा होती है चाय। इसके लिए लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और उत्तराखंड में मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य में स्थित जो पर्वतीय ढाल हैं, खासकर इन पर चाय उगाई जाती है। जो मध्य हिमालय यानी कि हमारा लघु हिमालय है और जो हमारे शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित जो पर्वतीय ढाल हैं, यहाँ पर चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है। उत्तराखंड में उत्पादित सर्वश्रेष्ठ चाय का जो नाम है वो है ऑर्गेनिक चाय। तो उत्तराखंड में चाय का जो उत्पादित चाय होती है, उत्तराखंड में उत्पादित जो चाय है उसका नाम है ऑर्गेनिक चाय। और राज्य में उत्पादित चाय का जो ब्रांड है उसका नाम रखा गया है कैच। हम पढ़ते हैं ना कि कैच चाय, तो वो जो कैच नाम है ये उत्तराखंड में उत्पादित चाय का ब्रांड है। चागा चाय की विशेष किस्म दारमा घाटी से प्राप्त हुई है। चागा चाय जो कि चाइना में होती है, तो इसकी एक विशेष किस्म हमें प्राप्त हुई है कहाँ से? दारमा की घाटी से। और हरिनगरी की जो चाय फैक्ट्री है वो बागेश्वर के गरुड़ में स्थित है। तो बागेश्वर घाटी में भी हमारी चाय फैक्ट्री है। जो बागेश्वर का गरुड़ नामक स्थान है, यहाँ पर हरिनगरी में एक चाय फैक्ट्री हमने स्थापित की हुई है। तो राज्य में जो चाय के बागान हमारे स्थापित हुए हैं वो हुए हैं हमारे अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में, चंपावत में, रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, चमोली में, टिहरी में। सभी जो हमारे पहाड़ी ज़िले हैं अधिकतर, उन पहाड़ी ज़िलों में हमारे चाय के बागान फैले हुए हैं या चाय के बागान हमारे स्थित हैं। और ब्रिटिशकालीन जो हम चाय के बागान जो उस समय पे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लगे थे या ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जिन स्थानों पर चाय की खेती की गई थी, तो वो स्थान थे हमारे कौसानी, भीमताल, भुआली, चौकड़ी और कोटाबाग। तो इन स्थानों पर ब्रिटिशकालीन चाय प्रसिद्ध थी। अगला देखते हैं हम कोल्ड चेन को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोल्ड चेन होता क्या है। कोल्ड चेन होता है कि तापमान संवेदनशील उत्पादों जैसे टीके, दवाइयाँ, फल, सब्जियाँ, मांस, डेयरी, इन सब को निर्माण से लेकर उपभोक्ता तक एक निश्चित कम तापमान पर रखने और पहुँचाने की एक पूरी व्यवस्था या प्रणाली जो है वो कोल्ड चेन कहलाती है, ताकि उनकी गुणवत्ता और असर क्या है बना रहे, जिसमें रेफ्रिजरेटर, ट्रक, कोल्ड स्टोरेज और ख़ास पैकेजिंग जैसी चीज़ें शामिल होती हैं, ताकि ये उत्पाद खराब ना हो। तो कोल्ड चेन की जो इकाइयाँ हैं वो हमारे राज्य में स्थापित की गई हैं। तो कोल्ड चेन आप समझ गए होंगे कि कोल्ड चेन होती हैं ऐसे उत्पाद जो कि तापमान संवेदनशील होते हैं, उनको निर्माण से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने तक जो एक निश्चित तापमान रखना होता है, एक संतुलन रखना होता है, वो जो पूरी प्रणाली है वो कोल्ड चेन कहलाती है। कोल्ड चेन क्या है? उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कुल 24 कोल्ड चेन इकाइयाँ संचालित हैं, जो कि उधमसिंह नगर में 16, नैनीताल में 2 और हरिद्वार में 2 और देहरादून में 2 स्थापित हैं। अगर कोल्ड चेन की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये कोल्ड चेन इकाइयाँ जो भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखंड राज्य में चल रही हैं। अगर उच्च नगर में देखें तो 16 हमारी कोल्ड चेन इकाइयाँ चल रही हैं, नैनीताल में 2, हरिद्वार में 2 और देहरादून में 2 कोल्ड चेन इकाइयाँ स्थापित हैं। और अब देखते हैं बीजों से संबंधित प्रमुख आंदोलन कि बीजों से संबंधित यहाँ पर कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो नवधनिया आंदोलन था जो वंदना शिवा के द्वारा चलाया गया था। दूसरा था बीज बचाओ आंदोलन जो कि विजय जरधारी के द्वारा चलाया गया था। और तीसरा था बीज बम अभियान जो कि द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा चलाया गया था। और ये क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि बीजों से संबंधित प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे। तो एक था नवधनिया आंदोलन जो कि वंदना शिवा के द्वारा, बीज बचाओ आंदोलन जो कि विजय जरधारी के द्वारा, और बीज बम आंदोलन जो है वो द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा चलाया गया था। और इसके आगे दिया गया है हमारा राज्य में संचालित कृषि योजनाएं। तो कृषि योजनाओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी कृषि योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसानों को जिन योजनाओं के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो इसे देखेंगे हम वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो कृषि वाला चैप्टर है ना हमारा, कृषि व्यवस्था वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि कौन सी खेती किस प्रकार की कृषि भूमि पर होती है या मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनके अलग अलग पार्ट बनेंगे। और बीएस नेगी बुक के साथ साथ हम करवा रहे हैं बीएस नेगी की जो एमसीक्यू सीरीज़ आई है, एमसीक्यू बुक आई है, उसका भी हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको, जिसमें बीएस नेगी बुक में जो पीवाईक्यू दे रखे हैं उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझा रहे हैं। तो वो भी कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज। तो आप थ्योरी के साथ साथ आप एमसीक्यू सीरीज़ को भी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। ये एमसीक्यू सीरीज़ और ये थ्योरी मिलकर के क्या करेगी, हमें एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। साथ ही हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जितने भी पुराने अभी तक एग्जाम कराए गए हैं उनके पीवाईक्यू को भी हम करवा रहे हैं हमारे
चैनल के माध्यम से, और इन PYQ में हम करवा रहे हैं सामान्य ज्ञान को, तो इन PYQ को भी आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो जल्द मिलती हूँ मैं आपसे राज्य में संचालित कृषि योजनाओं के साथ। धन्यवाद।